नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो तीनों स्टेटमेंट को देख लेते हैं। राइट टू द सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट एंड UN habitat monitors the commitments made by each country in this regard। देखिए भाई, जैसे राइट टू एजुकेशन है, जैसे राइट टू स्पीच है, जैसे राइट टू एक्सप्रेशन है ना, तो इसी तरह से एक है राइट, ये नया राइट है और ये है राइट टू द सिटी। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो राइट टू द सिटी है ये एक एग्रीड ह्यूमन राइट है, मतलब लोग एग्री करते हैं कि ये ह्यूमन राइट में इंक्लूड इसको किया जाना चाहिए, पहली बात। और एंड UN हैबिटेट, देखिए UN का एक पार्ट है UN हैबिटेट, और UN हैबिटेट जो है हर देश का राइट टू सिटी के लिए हर देश का क्या कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को मॉनिटर कौन करता है, UN हैबिटेट। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि यार राइट टू द सिटी, ये जो अधिकार की बात की जा रही है इसमें क्या अधिकार मिलता है, तो इसमें ये मिलता है कि गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट, मतलब शहर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको ये अधिकार देता है कि वो पब्लिक स्पेस को रिक्लेम करें, है ना। पब्लिक पार्टिसिपेशन में उनका अधिकार है। सरल भाषा में कहें तो ये राइट टू सिटी ये एक अधिकार है जो शहर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है कि वो सार्वजनिक जगहों का उपयोग करे और जो सार्वजनिक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो। दूसरा स्टेटमेंट हो गया। अच्छा भाई, तीसरे स्टेटमेंट में है कि राइट टू द सिटी मीन्स दैट द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विसेज और फैसिलिटी टू द अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज इन द सिटी। क्या है मतलब इसका? तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि स्टेट यानी कि सरकार जो है इस अधिकार के होने का ये मतलब होता है कि जो सरकार है वो जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा अतिक्रमण में फिर हटाया जाता है जिन कॉलोनी को, है ना, झुग्गी झोपड़ी वगैरह हो गई, तो जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी होती हैं सरकार उसको सेवाएं देने से मना नहीं कर सकती है। ठीक है, ये तीसरा स्टेटमेंट है। अब बताना है कि राइट टू द सिटी के बारे में 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब करेक्ट कौन सा है ये देखने के पहले ये समझ लेते हैं कि राइट टू द सिटी क्या है और UN हैबिटेट क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, पहले बात कर लेते हैं UN हैबिटेट के बारे में। तो देखिए, ये यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम है। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रॉपरली जिनका सेटलमेंट नहीं है, उसके लिए ये UN हैबिटेट बनाया गया है। तो इसमें ये देखा जाता है कि भाई जो अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है, शहरी विकास हो रहा है, वो कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। अब इसको इस्टेब्लिश कब किया गया, 1978 में किया गया, और इसके लिए मीटिंग हुई थी कनाडा में 1976 में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ रखा गया, नैरोबी, केन्या में। तो इतनी बेसिक बातें पता होनी चाहिए किसके बारे में, UN हैबिटेट के बारे में। तो इसमें देखिए एडिक्वेट शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए सस्टेनेबल टाउन्स, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन्स होने चाहिए, सिटीज़ होने चाहिए, ये सब इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके, ठीक, इनके लक्ष्य हैं। तो भाई, और ये भी इसमें आप ध्यान रखिए कि इसका जो है जो एजेंडा वगैरह है ये सब सेटअप किया गया, दोबारा से इसको अमेंडमेंट्स वगैरह जो भी इसमें करने थे, गोल्स को फिर से नए बनाने, ये सब 1996 में टर्की में, इस्तांबुल में इनका कॉन्फ्रेंस हुआ था। वहाँ पे UN हैबिटेट का जो एजेंडा वगैरह है सब कुछ वहाँ बना, और इनके गोल्स बने कि भाई 2 गोल्स हैं अपने क्लियर कट। एक तो शेल्टर प्रोवाइड करना है सबके लिए रहने की जगह होनी चाहिए दुनिया में जितने भी लोग हैं, और ये जो सेटलमेंट बन रहे हैं
वो कैसे होने चाहिए, सस्टेनेबल। तो 2 वर्ड आपको याद रखने हैं, एक शेल्टर, एस फॉर शेल्टर और एस फॉर सस्टेनेबल। ठीक है भाई। अब ये समझते हैं राइट टू द सिटी क्या है। तो देखिए राइट टू द सिटी, अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ पे तो ऐसा राइट आपने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, नहीं है, एज इट इज इन वर्डिंग्स में नहीं है, बट इसका जो पूरा सार निकलता है ना, वो सब हमें वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो ये क्या है, एक आइडिया है। राइट टू द सिटी क्या है, एक आइडिया, या इसको एक आज के टाइम पे स्लोगन के तौर से यूज़ किया जा रहा है। ये सबसे पहले प्रपोज किया था हेनरी लेफबर ने। तो हेनरी लेफबर कौन है, ये एक फ्रेंच मार्क्सिस्ट फिलोसोफर रहे हैं, सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, और 1968 में इन्होंने एक बुक लिखा, फ्रेंच बुक है, ले ड्रॉइड लावली। तो इस बुक में सबसे पहले इन्होंने इसके ऊपर बात की। ठीक है भाई। उसके बाद बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स हुए, बहुत सारे थिंकर्स हुए, सोशल थिंकर्स हुए, प्रोग्रेसिव लोकल अथॉरिटीज़ हुई, जैसे मान लीजिए नगर निगम हो गया, दिल्ली का नगर निगम हो गया, है ना। तो जैसे दिल्ली का नगर निगम को थोड़ा काफ़ी प्रोग्रेसिव कहा जाता है। तो ये सब जो थे, है ना, सामाजिक आंदोलन हो गए, सामाजिक जो चिंतक हो गए, और जो प्रोग्रेसिव लोकल अथॉरिटीज़ हो गई, नगर निगम वगैरह हो गई, इन सब ने इस आइडिया को लेना स्टार्ट किया। ठीक है। अब जरूरी नहीं कि अगर यदि कोई आइडिया वो ले रहे हैं तो इस बुक को पढ़ के ही आ रहा हो, ये स्वाभाविक बातें हैं। मतलब कि भाई किसी शहर में हर किसी को रहने का अधिकार हो, हर किसी को सेवाएं मिल रही हों, है ना, सबको समान। तो ये सब बातें जो है ये मूलभूत बातें, फंडामेंटल बातें हैं। तो इसको जरूरी नहीं है कि किसी बुक में पहले देखा जाए फिर इसको एग्जीक्यूशन में लाया जाए। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इन सब ने इस बुक को ही पढ़ा, बट हाँ, जब हम इसको देखना स्टार्ट करते हैं कि यार फर्स्ट टाइम कहाँ डिस्कशन में आ रहा है, तो ये यहाँ डिस्कशन में आया था। अच्छा भाई, अब क्या इसमें थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो देखिए ये जो है ये राइट टू द सिटी है ना, यानी एक तरह से ऐसा इसको हिंदी में कह सकते हैं कि शहर में रहने का अधिकार या शहर का अधिकार, है ना। तो अब क्या अधिकार, किस अधिकार की बात करने की, ये सभी वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनका अधिकार है, जो कि अभी रह रहे हैं या जो कल को आएंगे, फ्यूचर में जो आएंगे, या जो स्थायी तौर पे रह रहे हैं या जो टेम्परेरी बेसिस पे रह रहे हैं। क्या उनको अधिकार है, सभी रहने वालों को जो वर्तमान में रह रहे हों या भविष्य में रहने आएंगे। माना कि दिल्ली को ले लीजिए आप, तो दिल्ली में रह रहे सभी लोग या दिल्ली बाद में कोई जाएगा वो वाले लोग, इन सब के पास अधिकार है कि वो उस जो शहर है उसको ऑक्यूपाई करें, वहाँ प्रोडक्शन करें, वहाँ रूल करें, एंजॉय करें, और वो एंजॉयमेंट मतलब न्यायपूर्ण हो, है ना, इंक्लूसिव हो, सेफ हो, हाँ, सस्टेनेबल हो। तो ये सारी बातें इसमें हैं। अब इन्हीं बातों को थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। जैसे राइट टू द सिटी में ये बात आती है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी आधार पे, ना ही लिंग के आधार पे, ना ही उम्र के आधार पे, ना ही स्वास्थ्य के आधार पे, ना ही आय के आधार पे, ना ही राष्ट्रीयता के आधार पर, है ना। यानी वहाँ अलग अलग देशों के लोग रहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं अलग अलग देश के लोग, JNU में अलग अलग देशों के लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो अलग अलग देश को, उन सबको भी जो फैसिलिटीज़ कॉलेज की तरफ से हैं उनको भी मिलनी चाहिए। तो नेशनलिटी के बेस पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एथनिसिटी के बेस पे भी नहीं होगा कि भाई कोई राजस्थान के किसी पर्टिकुलर ट्राइब से है या, है ना, या किसी पर्टिकुलर किसी कास्ट से बिलोंग करता है, इन सब के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये तो बात हो गई डिस्क्रिमिनेशन की, और भी इसमें बातें दी हुई हैं, वो बातें आप समझ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इंक्लूसिव सिटीजनशिप। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ के जो भी रहने वाले हैं शहर में, चाहे वो परमानेंट वाले हो चाहे टेम्परेरी हो, उन सब को उन सब को, चाहे वो वर्कर हों, चाहे वो एथनिक अलग अलग ग्रुप के लोग हों, चाहे रिलीजियस ग्रुप के लोग हों, चाहे LGBT पर्सनस हों, यानी जो गे और या होमोसेक्सुअल जो ये लोग हो गए, और या फिर कोई विकलांग हो, बच्चे हों, युवा हों, बूढ़े व्यक्ति हों,
है ना, माइग्रेंट्स हों, रिफ्यूजी हों, स्ट्रीट डवेलर्स हों, या कोई हिंसा के शिकार लोग हैं, ये सभी लोग इन सब को इन सब के लिए सिटीजनशिप प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसा राइट टू द सिटी की अवधारणा में आता है। ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रूल्स हो सकते हैं कि जैसे रिफ्यूजियों के लिए अलग अलग कंट्री का अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस होंगे, लेकिन ये तो अवधारणा की बात चल रही है ना। फिर और इसके थ्योरेटिकली इसमें राइट टू द सिटी में और क्या बात आती है, फुलफिल्ड सोशल फंक्शंस। तो सोशल फंक्शंस में ये देखना है कि भाई सभी को अर्बन अपॉर्चुनिटीज़ सबको मिल रही हों, सबको हाउसिंग मिल रहा हो, सबको गुड्स मिल रहा हो, सबको सर्विसेज मिल रहे हो। ऐसा ना हो कि किसी एक इलाके में मान लिया कि पानी की सप्लाई नहीं हो रही है ना, या मान लिया कि एक किसी पर्टिकुलर कोई एरिया है जहाँ के लोगों को किसी कंपटीशन में माना कि पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई भी सोशल फंक्शन है, मान लीजिए वहाँ कोई गैदरिंग हो रही है, मान लीजिए वहाँ दुर्गा पंडाल लगा हुआ, दुर्गा पूजा हो रही, तो वहाँ ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर एरिया के लोगों को मना कर दिया जाएगा आप लोग नहीं जा सकते, कोई भी जा सकता है। तो जो भी सोशल फंक्शंस हैं उसमें सबका इक्वल पार्टिसिपेशन रहना चाहिए, ये बात हो गई। इसी तरीके से डाइवर्स और इंक्लूसिव इकोनॉमीज़ होना चाहिए। तो अब इसको डिटेल में और नहीं बात करते हैं। इन्हेंस्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब ये वही बातें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम राइट्स मिले हुए, मैक्सिमम वही चीज़ें हैं। जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, है ना, क्वालिटी पब्लिक स्पेस और सर्विसेज होनी चाहिए, है ना, जो भी भाई वहाँ नगर निगम है वो उसकी सर्विसेज ठीक हों, जब बारिश का सीज़न हो उसके पहले वो नाली वाली साफ़ करा ले। तो ये सारी चीज़ें, क्वालिटी पब्लिक स्पेस होना चाहिए, बस वगैरह जो पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो अच्छा होना चाहिए, मेट्रो स्टेशन साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें। इंक्लूसिव रूरल और अर्बन लिंकेज, अच्छा लिंकेज होना चाहिए कि गांव के लोग भी आ सकें, ये लोग गांव जा सकें, ये सारी चीज़ें। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट था उसमें। तो क्वेश्चन पूछा गया था, 3 स्टेटमेंट दिए गए थे, है ना। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये राइट टू द सिटी जो है ये ह्यूमन राइट के तौर पे एग्रीड एक राइट है। तो सही बात है। हम बार बार कह रहे थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें दी हुई हैं, तो ज़्यादातर बातें जो है राइट टू द सिटी की वो एक ह्यूमन राइट में के तौर पे स्वीकार की जाती हैं। ठीक है। दूसरी बात, जो यूएन हैबिटेट है, ये बात सही है कि जो यूएन हैबिटेट है वो इस बात को मॉनिटर करता है कि हर देश इस संबंध में क्या उनके कमिटमेंट्स हैं, देश की कितनी प्रतिबद्धता है इन अधिकारों को लेकर के। तो इसको वॉच करने का काम किसका है, यूएन हैबिटेट का है। हैबिटेट का मतलब होता है निवास, है ना। तो निवासियों के लिए ये यूएन हैबिटेट इसको मॉनिटर करता है। तो पहला स्टेटमेंट है सही, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट, राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट, माने प्रत्येक रहने वाले व्यक्ति को ये अधिकार देता है कि वो रिक्लेम कर सके पब्लिक स्पेस के लिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए। यानी कि राइट टू द सिटी अधिकार देता है हर निवासी को कि वो जो सार्वजनिक स्थल हैं उनके उपयोग कर सके उनका, और जहाँ कहीं भी पब्लिक का पार्टिसिपेशन है सिटी में वो पार्टिसिपेट कर सके। तीसरी बात है, ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसमें मतलब पढ़ के और जो हमने डिटेल में भी इसको देखा उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो मेन मोटिव भी यही है। तीसरी बात, राइट टू द सिटी मीन्स दैट स्टेट कैन नॉट डिनाई, ये बात थोड़ा सा फंडामेंटली ही गलत है। क्या कह रहा है कि अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज को मना नहीं किया जा सकता, उनको भी सर्विस देनी पड़ेगी, ऐसी बाध्यता नहीं है। अनधिकृत तरीके से यदि कोई जाकर के शहर में बसना चाहे अनधिकृत तरीके से, तो गलत है ये। फिर तो जब ये गलत है तो अब उस गलत होने के बाद फिर उनकी दूसरी गलती को नहीं माना जा सकता कि अब फिर वो डिमांड करें कि नहीं हमें भी इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, हमें भी वाटर सप्लाई चाहिए। तो नहीं, ऐसे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आप अधिकृत तरीके से ज़मीन खरीदिए, वहाँ रहिए,
अधिकृत तरीके से आप कहीं रेंट दीजिए, वहाँ रहिए, लेकिन अनधिकृत तरीके से तो ऐसे नहीं रहा जा सकता ना। तो तीसरा स्टेटमेंट है गलत। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सी। केवल फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट हैं ये करेक्ट है।